Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Wish you all Happy New Year 2023. Today, we will do newspaper of Indian Express of both January 1 and January 2. Coming to first article, it is on page number 6. The article talks about the free import of tur and urad dal till March 2024. It is because there is a high food inflation in the country and the government has allowed import of tur and urad since 2021. Earlier, there was restriction of import for uh, with the help of higher import duty to protect Indian farmer from cheap import. लेकिन अभी जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है वैसे वैसे सरकार ने अभी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया डैट इज़ फ्री इम्पोर्ट, ज़्यादा इस पर ड्यूटी नहीं लगेगा. द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट अकॉर्डिंग टू द सबमिशन मेड इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर it says that as many as 50 of India's 3693 centrally protected monuments are missing. मतलब मिसिंग है, मतलब गायब हो गया. They are under the protection of ASI which comes under Ministry of Culture. Now 50 of the 50 of the monuments have become untraceable due to rapid urbanization, submerged by a reservoir, dense forest, etc. Most of the monuments were in Uttar Pradesh, that is 11. As per the ASI report, 14 of these were lost to rapid urbanization. 12 were submerged by a reservoir. This showcases the priority and the laxity of the government regarding the protection of the monument. This example can be used in GS paper 1 regarding protection of a monument under ASI. The next article is on page number 9, which gives some report regarding the economy of the country. So आउटलुक क्या है इंडिया का? इट शोकेसेस दैट देयर इज अ डार्क आउटलुक, ग्लोबल आउटलुक, मतलब दुनिया भर में ऐसा कुछ हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखा नहीं जा रहा है. दिस शोकेसेस दैट इंडिया इज एट अ वर्नेबल फेज. ऑन इन्फ्लेशन थोड़ा कम है लेकिन ज़रूरी नहीं वो कम और हो सकता है वो बढ़े. CPI core inflation continued to remain steady at 6%. Rural inflation is at around 6.1%, whereas urban is at around 5.6%. This showcases that जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है, वो वैसे ही रुका हुआ है, हो सकता है बढ़े आने वाले वक्त में. ग्लोबल जो ग्रोथ है वो भी इट इज पेक्ड एट अराउंड 2.2%. जो अभी 2.2% माना जा रहा है कि ग्रोथ हो, ज़रूरी नहीं है, वो भी कम हो सकता है. इंडिया का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी एक तरह से लोअर्ड किया गया है फ्रॉम 6.6% टू 5.7%. रिगार्डिंग ग्लोबल ट्रेड, द ट्रेड ग्रोथ इज ऑल्सो स्लोड डाउन 96.2% फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ 100. ट्रेड डिफिसिट ऑल्सो इंक्रीज्ड एज अराउंड $198 billion between April and November 2022 as compared to $191 billion. फर्दर चाइना के साथ हमें $73 billion ऑलरेडी ट्रेड डिफिसिट है. करंट अकाउंट डेफिसिट हैज ऑल्सो वाइडेंड टू मोर देन 3.5% एज कंपेयर टू 3.2%. फिजिकल डेफिसिट हैज रिजन टू फिजिकल डेफिसिट में हमने थोड़ा सा कामयाबी हासिल की है, तो भी 6.4% है. अर्लियर इट वॉज 6.7%. Further, we have increased the bill of the food subsidy by 2 lakh crores. Unemployment rate
जो भी है वो 8.4% है. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट अराउंड 10%. फर्दर रिसेशन में भी देखा जा रहा है कि जो यील्ड है इट हैज़ फेल्ड बाई 44 बेसिस पॉइंट इन US. 2 ईयर जो यील्ड है इट हैज़ ईज्ड बाई 17%. दिस इंटेंसिफाइज द यील्ड कर्व इन्वर्जन. यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या होता है? जो यील्ड होता है, लॉन्ग टर्म यील्ड होता है, वो हमेशा हायर होता है शॉर्ट टर्म से, क्योंकि लोग देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी आपको ज़्यादा रिटर्न देगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में. लेकिन अगर आपको दिखता है कि आने वाले वक्त में जो स्थिति ठीक नहीं रहेगा, तो जो भी बड़ी कंपनियां होती है या फिर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, दे टेक आउट मनी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बॉन्ड टू एंड दे इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड. तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड होता है वो कम गिरता है और शॉर्ट टर्म होता है वो बढ़ता है. तो इससे यील्ड इन्वर्जन होता है, जो कर्व है वो उल्टा होता है. दिस शोकेसेस दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ रिसेशन. तो ये जो पूरा डेटा है इसको यूज कर सकता है आंसर में. देन नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 1 of January 2. So coming to page number 1 of January 2, first article talks about the special loan for higher education. HEFA, that is Higher Education Financing Agency, was set up by Center in 2017. क्यों किया गया था? To upgrade the education infrastructure अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड. जो दुनिया में एक बेस्ट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को है, उसको अपग्रेड करना उनका काम था. लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो 1 लाख करोड़ जो टारगेट था बाय 2022 सरकार का, वो पूरा नहीं हो पाया है. अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ ओनली सैंक्शनड अराउंड 35,000 करोड़, दैट इज़ 1/3 ऑफ 1 लाख करोड़. तो 1 लाख करोड़ टारगेट था कि इसको इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन सेक्टर में ताकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको मीट कर सके, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया. देन कमिंग टू पेज नंबर 2, इसमें बोला जा रहा है कि यही हर साल का दिया हुआ है सैंक्शन, ज़रूरत नहीं है. बस ये जानना ज़रूरी है कि in spite of various schemes such as rise and establishment of HEFA, the investment in education, higher education area is less. Then next article is on page number 7. We will come to page number 7 after doing page editorial section. Now coming to page number 8, it talks about the growth challenges of India. बहुत सारे इसमें डेटा है जिसको नोट करना चाहिए. फर्स्ट डेटा इज अराउंड टॉकिंग अबाउट ग्लोबल क्रूड एंड फूड प्राइसेस विच इज अराउंड 38% एंड 58% डाउन फ्रॉम देयर हाई इन मार्च फॉलोइंग रशियन इन्वेजन. तो रशिया इन्वेड जब किया था यूक्रेन को, उस समय जो पीक हुआ था ग्लोबल फूड और प्राइस और क्रूड प्राइसेस का, वहाँ से 38% कम है, 15% कम है, लेकिन तब भी ज़्यादा ही है नॉर्मल से. और दूसरा, द रुपी हैज़ स्टेबलाइज टू $2, जो लेकिन 10% ज़्यादा है. तो रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड अराउंड 10% विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर. फर्दर द फॉरेक्स रिजर्व हैज़ डिक्रीज टू $562 billion फ्रॉम $642 billion. क्यों हुआ डिक्रीज? ताकि जो रुपीस को है उसको और डिप्रिशिएट करने नहीं दिया जा रहा था, तो RBI ने पंप किया डॉलर्स को मार्केट में, उसके कारण डिप्रिशिएट हुआ, रुपीस कम डिप्रिशिएट हुआ और साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ. फर्दर द इन्फ्लेशन इज विद इन द रेंज, दैट इज 6% टारगेट. उसके बाद अभी देखना चाहिए क्या क्या अभी चैलेंजेस है इंडिया के लिए. वो है एक इन्फ्लेशन में, और दूसरा द वर्ल्ड इज
वर्ल्ड डिल्यूजनल है चाइना से with respect to authoritarian policies of Xi Jinping and its border issue with several countries, its hegemonic ways of dealing with countries, ये सब के कारण। तो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ज़रूरी नहीं सही रहे आने वाले वक्त में, तो इंडिया को फोकस करना चाहिए बोथ फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो डिजिटल क्या क्या है? प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सेक्टर सच एज सोलार, IT, स्टील, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। ये सब करने से क्या होगा? जो बैड लोन है वो कम होगा। ट्विन बैलेंस शीट एक और एक टर्म है यहाँ पर। ट्विन बैलेंस शीट मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट है वो दोनों का जो बोथ द इन्वेस्टर, बोथ द लेंडर एंड ऑल्सो द बोरोवर, दोनों का ही खराब है एक तरह से बैलेंस शीट। इट इज़ डेट रिडेंट। तो वो कम होगा। कब कम होगा? जब आप रिफॉर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म करेंगे, IBC को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फर्दर अगर जो प्रोसेस है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, कंप्लायंस है GST का, वो सुधारेंगे, टेक्नोलॉजिकली ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे, उससे कम होगा। फर्दर ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? तो एनी फिस्कल स्टिमुलस टू किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट और ड्राइव ग्रोथ शुड बी रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए सरकार को। द कंट्री नीड्स माइक्रो स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी सर्टेनिटी। अगर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, मतलब कि जो बजट का डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो ओवरऑल डेफिसिट है कि बोरो करना पड़ेगा टू मीट द डिमांड ऑफ द एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा हो जाएगा। पब्लिक डेट बढ़ेगा न्यू पॉपुलिस्ट स्कीम से, तो इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और दुनिया में जो ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट है ग्रोथ का वो कम हो रहा है, रिसेशन के तरफ जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट शुड अप्रोच वेरी कॉशियसली रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बजट। देन नेक्स्ट पेज टॉक्स अबाउट पार्ट 2 डीकार्बनाइजेशन। ये आर्टिकल बोलना चाह रहा है कि इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंडिया इज़ ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डीकार्बनाइजेशन। इंडिया का जो डीकार्बनाइजेशन का पाथ रहेगा वो डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन एंड डेवलपिंग एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन एंड इंडिया नीड्स एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी। तो इसमें जो पूरा इश्यूज़ है वो बात कर रहे हैं आर्टिकल में, तो साथ ही साथ इश्यूज़ कवर करेंगे। पहला है कि क्या क्या दुनिया में एक ट्रेंड्स है। पहला ट्रेंड है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो एनर्जी मार्केट फ्रैगमेंटेड हुआ है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन एनर्जी नेशनलिज्म। मतलब एनर्जी मेरा एनर्जी है, मैं चाहूँगा इसको बेचूँगा उसको बेचूँगा, तुम एनर्जी मत खरीदो। ऐसे US ने कहा है इंडिया को कि आप एनर्जी मत खरीदे, ऑयल मत परचेज करें रशिया से। तो जो बात करते थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते थे, दैट एनर्जी कैन बी बॉट एंड ट्रेडेड एवरीवेयर, वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने जा रहा है। और देर इज़ इमर्जिंग एनर्जी नेशनलिज्म, ये वर्ड है, इसको लिख लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द आयरन कर्टन हैज़ कम डाउन बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, क्योंकि दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है, दोनों का जो एक पॉलिसी ड्रिवन जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। साथ ही साथ तीसरा है कि ओपेक प्लस सऊदी अरेबिया प्लस रशिया हैज़ स्टेप्ड अप आउटसाइड द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जो पहले सऊदी अरेबिया बात मानता था US और बाकी कंट्रीज़ का रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, वो अब नहीं मान रहा है। दे आर कटिंग द ऑयल प्रोडक्शन टू इंक्रीज द ऑयल प्राइसेस विच हैज़ हर्ट द यूरोपियन यूनियन एंड US ऑल्सो। फर्दर they are also talking about Saudi first strategy and non-aligned approach towards the international relation. Fourth, new centers of power, energy power has emerged with respect to metals, mineral and component required for clean energy, where China is currently a dominant power. मतलब चाइना का जो रिलायंस मतलब इंडिया का जो रिलायंस है ऑन द चाइना बहुत इंक्रीज होते जा रहा है, बिकॉज चाइना हैज़ बीन अ लीडर इन जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें भी, और साथ ही साथ जो मिनरल्स है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर चिप मेकिंग एंड क्लीन एनर्जी उसमें भी।
तो ये 4 पॉइंट है। पहला है एनर्जी नेशनलिज्म, दूसरा पॉइंट है आयरन कर्टेन डिवाइड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ईस्टर्न सिविलाइजेशन। फिर थर्ड पॉइंट है कि ओपेक प्लस रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया एंड अदर मार्केट। फोर्थ है न्यू सेंटर्स ऑफ एनर्जी। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी आया कैसे, जब लड़ाई हुआ तो इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल बाई किया एज सस्ता भाव में, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू मूव टूवर्ड्स डीकार्बोनाइजेशन, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम कोल। ये हो चुका है बात। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को देखना चाहिए कि कोल जो है वो इम्पोर्टेंट है ही अभी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जगह भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोल विल बी द इंडियाज एनर्जी सिस्टम फॉर डिकेड्स। इट इज़ अ डर्टीएस्ट ऑफ फ्यूल बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट cheapest source of energy which will be important for livelihood in India. But there should be a pan-national Indian national gas pipeline grid. Further, more investment should be there in strategic petroleum reserve. More technology, oil recovery technology should be implemented. और साथ ही साथ आगे है कि there should be a balance between decarbonization and energy transition. मतलब ट्रांजिशन तो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे ताकि प्रॉब्लम हो बाद में. There should be increase in R&D expenditure for coal gasification, carbon captures, sequestration technology, setting up of carbon tax, establishment of a regulatory and monitoring mechanism for measuring carbon emission, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सोलर एंड कोल. तो ये जो 5 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया को ये करना चाहिए. साथ ही साथ सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ अचीव नहीं होगा सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके, एफिशिएंसी को भी देखना चाहिए. तो क्या क्या मेजर्स करना चाहिए ये आर्टिकल कहता है. फर्स्ट है कि देयर शुड बी अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसमिशन ग्रिड नेटवर्क, दैट इज टू एब्जॉर्ब क्लीन इलेक्ट्रॉन्स. मतलब बोलना चाह रहे हैं कि हर बार सन शाइन नहीं करेगा, हर बार ज़रूरी नहीं कि विंड फ्लो करेगा. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दैट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डू नॉट फेस एनी डेड क्राइसिस जो ऑलरेडी है अभी. दूसरा है कि जो चिप डिप्लोमेसी या मिनरल डिप्लोमेसी है वो इंडियन डिप्लोमेट है उनको सिखाना चाहिए ताकि वो न्यू एवेन्यूज़ दुनिया भर में ढूंढे कि कहाँ से हमें सस्ते भाव में मिनरल्स और चिप्स सप्लाई हो फॉर द क्लीन एनर्जी. दूसरा, ताकि हम लोग अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिल्ड कर सके. फोर्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर डेवलपिंग थर्ड जनरेशन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सच एज हाइड्रोजन, बायोफ्यूल एंड न्यूक्लियर रिएक्टर. तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि हमें एकदम से डीकार्बोनाइजेशन नहीं करना चाहिए, हमें स्लोली धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए टूवर्ड्स डीकार्बोनाइजेशन, ताकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी सही रहे और हम लोग जो हमारे सरकार हमारे जो देश है उसका भी जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, दैट इज रिमूविंग ऑफ कोल फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर बाय 2070, वो भी अचीव हो पाए. देन नेक्स्ट आर्टिकल is on page number 11 which talks about which has many data ये written article है. पहला है कि कॉर्पोरेशन टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो एक्सीड कर चुका है 3%, जो एक अच्छा इंडिकेशन है रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. फर्दर द इन्फ्लेशन रेट हैज इंक्रीज्ड, फेस्टिवल डिमांड हैव pushed द जीएसटी कलेक्शन बाई अराउंड 1.5 लाख करोड़. तो पहले 1.5 लाख करोड़ से नहीं होता था, अब बढ़ चुका है. दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. फर्दर द रुपी हैव फेल्ड अराउंड 10% अगेंस्ट डॉलर इन 2022. इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी विद रिस्पेक्ट टू इंडोनेशियन करेंसी, फिलिपिन पेसो, चाइनीज युआन. उसके कारण क्या हुआ, जो अपना आरबीआई का एक रिजर्व है फॉरेक्स रिजर्व वो घट करके 562 बिलियन हो गया
बाय दिसंबर 2022। क्यों हुआ था? क्योंकि यूएस का जो फेड है, they have increased the rate by 425 basis points to fight the inflation, and this led to outflow of funds from the domestic market, and they have started investing in the US market. तो उसे क्या फॉर एक प्लस दूसरा क्या हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी घट गया इंडिया में 1.34 लाख करोड़। इसके कारण टोटल रुपीस का जो डेप्रिसिएशन है ये हो। फिर पीएम द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हैव सेड that currently we are exporting around 45,000 crore rupees of worth of mobile phone, which is dominated by Apple and Samsung. Now government is working to broaden the electronic manufacturing ecosystem beyond mobile phone to increase the global share in wearable and hearable technology. Currently India's market is $32 billion और उसमें से सिर्फ $10 बिलियन ही लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। तो आने वाले वक्त में इंडिया इज लुकिंग टू एक्सपोर्ट अराउंड 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ मोबाइल फोन इन कमिंग ईयर्स। देन कमिंग टू पेज नंबर 7, it is very important. First article talks about remote voting machine. तो इलेक्शन कमीशन का कहना ये था कि राइट नाउ ओनली 67% ऑफ 91 करोड़ electors voted in 2019. The number was around 66% in 2014, 58% in 2009. क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि many of the migrant workers have not exercised their franchise. वो बाहर काम करते हैं, इंटरनल माइग्रेशन बहुत हाई है इंडिया का, उसके कारण वो उनके पास वोटर आईडी है लेकिन वो वोट नहीं दे पाते। तो टू मेक देम पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन हैज इनिशिएटेड सम ऑफ द ways such as remote voting machine. वो एक प्रोटोटाइप है that they will demonstrate on January 16. It will help migrant workers to cast their vote for election in their home constituency from polling booth in cities in which they work. जहाँ पर वो काम करते हैं वहीं से वो वोट करेंगे इलेक्शन में। तो क्या है आरवीएम? आरवीएम इज डेवलप्ड बाय ईसी, इलेक्शन कमीशन, along with Electronic Corporation of India, a company under Department of Atomic Energy. It is a modified version of EVM. RVM will be able to handle around 72 constituency in a single remote polling booth. It is a standalone like EVM. It is not connected to internet, and the symbol will be pasted there. It will be standalone, not connected to laptop, in the presence of representative of party and candidate. The symbol will be there, and the migrants worker can vote on it. तो मतलब वो वोट कर सकते हैं वो डिवाइस पे। और अभी इसका प्रोटोटाइप है वो डिस्प्ले होगा टू द ऑपोजिशन पार्टी, दो एवरी पार्टीज इन द कंट्री, सच दैट दिस फीचर कैन बी enabled in the coming election. Then next article talks about the millet. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. It is important for GS3 agriculture, the cropping pattern in the country. तो United Nation has declared 2023 as the International Year of Millet. It was the initiative of India, which accounts for more than 20% of the world millet production. एक तरह का ये न्यूट्री सीरियल है. ऐसे क्यों? क्योंकि जो कॉमन जो क्रॉप्स है सच एज राइस, वीट एक्सेट्रा, मिलेट्स हैव मोर मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, amino acid profile, etc. However, the protein quality is poor, but if we can use biotechnology in millet, then we can also increase their yield and also the
mineral capacity in millet, such as इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, वो एक लाए थे इसे पूषा 11201 हाइब्रिड बाजरा है, जिनका जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है पर हेक्टर, और दे आर रेजिस्टेंट टू ब्लास्ट एंड डाउनी माइल्ड्यू। ये जो डाउनी माइल्ड्यू और ब्लास्ट है ना, ये एक फंगल डिजीज है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कौन सा क्रॉप से, स्पेसिफिक क्रॉप से रिलेटेड है ये। तो ये जो पूरा हाइब्रिड बाजरा था, इसमें एक ज़्यादा प्रोटीन था, आयरन भी ज़्यादा था, जिंक भी ज़्यादा था, तो इसको ला सकते हैं। अब पहला दूसरा जो पॉइंट है कि बाजरा तो है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसके कारण क्या होगा, जिसको शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, वो खा सकते हैं। और जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है हिडन हंगर, हिडन हंगर मतलब क्या होता है? हिडन हंगर एक टर्म है, इसको आप लिख सकते हैं कि एक होता है हंगर कि आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, दूसरा हिडन हंगर मतलब खाना खा रहे हैं लेकिन जो न्यूट्रिशन है, अवेलेबल न्यूट्रिशन है बॉडी के अंदर, वो नहीं जा रहा है प्राप्त अमाउंट में। मतलब हिडन हंगर है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज नॉट सफिशिएंट, तो उससे मैल न्यूट्रिशन खतरा है, अंडर न्यूट्रिशन खतरा है, एंड यू बिकम मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। तो मिलेट ये भी सॉल्व कर सकेगा। अब न्यूट्रिशन एडवांटेज का पार्ट में, मिलेट कैन बी ग्रोन ऑन हार्डी एंड ड्राउट एरियाज एंड इवन ऑन पुअरर सॉइल एंड हिल टेरेन। लेकिन क्यों मिलेट नहीं ग्रो किया जा रहा है? इट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस बाय द फार्मर। क्यों है? तो इसका कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट करना चाहिए। पहला जो पॉइंट है कि इट वॉज फर्स्ट चॉइस ऑफ द कंज्यूमर वे बिफोर द ग्रीन रिवोल्यूशन। जब से ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर रिसीविंग 5 किलो व्हीट एंड राइस पर मंथ। दैट इज द गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग व्हीट एंड राइस। तो इंसेंटिव नहीं बचा है फार्मर के पास कि फार्मर मिलेट क्यों ग्रो करे, जब सरकार ही खुद व्हीट और राइस देती है हर एक वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि मिलेट जो रोटी है, इट इज़ हार्डर देन व्हीट, उसको रोल करना, बिकॉज ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन्स। फर्दर यील्ड है बहुत कम है मिलेट में। नेशनल एवरेज ऑफ मिलेट इज ओनली 1.7 टन फॉर रागी एज अगेंस्ट 3.5 टन। तो 3.5 टन पर हेक्टर होता है व्हीट और 4 टन होता है पैडी के लिए। लेकिन जो यील्ड है ज्वार बाजरा है सबका लेस देन 2 टन है। उससे क्या होता है कि यील्ड कम होगा, पैसा कम मिलेगा तो क्यों ग्रो करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके भी अगर हम लोग ज़्यादा यील्ड करें, जैसे फॉर एग्जांपल IARI they have produced Pusa 1201 hybrid bajra that can give more than 2.8 tons of yield, लेकिन उसके बाद भी MSP सपोर्ट नहीं मिलेगा ना सरकार से। तो राइट नाउ द गवर्नमेंट इज गिविंग MSP सपोर्ट टू wheat and paddy, that is making farmer hesitant to grow बाजरा, मिलेट एक्सेट्रा। फर्दर इसके कारण क्या हो रहा है कि इनका नाम ऑर्फन क्रॉप रखा गया है कि ऑर्फन मतलब अपना बेटा, ऐसा सरकार ने नहीं देखा है इसको अभी तक। उसी कारण 21 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है वो घट करके 15.92 मिलियन टन हो चुका है मिलेट का। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि MSP बढ़ा सकते हैं, दूसरा इंसेंटिव मैकेनिज्म दे सकते हैं, तीसरा NFSA में आप इंक्लूड कर सकते हैं मिलेट को, चौथा कि द मिड डे मील स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द मिलेट। कैसे? 26 करोड़ चिल्ड्रन आर इनरोल्ड इन 15 लाख स्कूल। तो और साथ ही साथ 1.8 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन are being provided supplementary nutrition in 14 lakh Anganwadi center. So there is a huge market. So the iron and zinc deficiency which is causing anemia and stunting can be reduced by increasing the millet
in their diet. वो कैसा होगा? जब hot meal based local source बाजरा, ज्वार, रागी can be given along with glass of milk and 1 egg to combat hidden hunger. तो पहला है, हर एक स्कूल चाइल्ड और आंगनवाड़ी में ये सहायता देना चाहिए. दूसरा कि it will increase demand and it will help to boost the demand of and farmer can grow crop. तीसरा है कि जो प्रधानमंत्री का स्कीम है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और पोषण 2.0, इसमें मिलेट को इंक्लूड कर सकते हैं इन द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. थर्ड है कि मिलेट कैन बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ रेडी टू ईट फूड सच एज कुकीज, लड्डू. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप कल्चर एंड रेस्टोरेंट कल्चर ऑल्सो. थर्ड कि सेंटर कैन फंड एनी स्टेट विलिंग टू प्रोक्योर मिलेट. अभी तक ऐसे ओडिशा है, दे हैव डेडिकेटेड मिलेट मिशन दैट अंडरटुक procurement of around 32,000 ton of millet. Similarly, Haryana, Karnataka and Madhya Pradesh are looking towards it. और साथ ही साथ सेंट्रल फंडिंग और प्रोक्योरमेंट लिंक इंटर न्यूट्रिशन गोल डील हो सकता है. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इतना 4-5 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है इसमें. पहला कि एमएसपी बढ़ना चाहिए, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए ताकि जो मिलेट का जो हाइब्रिड है उसको यूज़ कर सके, सीड्स को यूज़ कर सके. तीसरा इंसेंटिव मैकेनिज्म देना चाहिए फार्मर को. चौथा एनएफएसए, हिडन हंगर को टैकल करने के लिए एनएफएसए में प्रोवाइड करना चाहिए मिलेट को अपार्ट फ्रॉम व्हीट एंड राइस. पांचवा है कि मिलेट शुड बी यूज्ड फॉर सप्लीमेंट इन आंगनवाड़ी एंड ऑल्सो मिड डे मील स्कीम. छठा है कि स्टेट शुड बी गिवन इंसेंटिव्स, state should be given support by the center if they are procuring millet. छठा पॉइंट है कि स्टार्टअप कल्चर कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ मिलेट सच एज, अगर जैसे कुरकुरे होता है, मैगी और चीटोज होता है, तो मिलेट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोडक्ट टू फंड मैगी कुरकुरे. मैगी कुरकुरे अभी मैदा का बनता है तो मिलेट का बनना चाहिए ताकि वो हेल्दी भी रहे और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़े मिलेट का. तो ओवरऑल पॉइंट ये है, तो इसको इम्पोर्टेंट है. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द यूएस स्नो स्टॉर्म एंड वार्मिंग आर्टिक. अभी जो वार्म हुआ है, अभी जो यूएस स्नो स्टॉर्म हुआ था जिसमें 60 आदमी लोग मर चुके थे यूएस में, उसमें बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट है, दे आर discussing on the possible links between the rising temperature in Arctic and extreme cold condition in the country in the northern hemisphere. So, the study is on polar vortex. It is a mass of cold, low pressure air that flows over Arctic region. It is called vortex because it spins like hurricane in a counterclockwise direction. But sometimes it weakens and expands to influence the jet stream. और इसके कारण क्या होता है कि the cold polar finds way towards the mid latitude region and this causes the heavy snowstorm. So that's all for today. Thank you.